तो योगेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हैं कि चुनाव जीतने हैं, वोट की मजबूरी है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब से कांग्रेस ने ये मांग उठाना शुरू की थी, मुझे जहाँ तक याद है मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले ये मांग उठना शुरू हुई थी। तो अगर आप लोकसभा चुनाव छोड़ दें, तो बाकी चुनाव में खास करके जो राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ पे तो ये जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस के लिए कम से कम काम नहीं किया और बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये अब हम कैसे इसमें राजनीति देख सकते हैं, क्योंकि अब बिहार का चुनाव भी अभी दूर है। नहीं नहीं मिलिंद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश वगैरह में तो मुद्दा बना ही नहीं। मैं अभी भी नहीं मानता कि लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना। कांग्रेस ने पोजीशन ली थी, लेकिन तात्कालिक रूप से मुद्दा नहीं बना था। लेकिन ये सवाल तात्कालिक नहीं होते, और मोदी जी और शाह राजनीति समझते हैं, दीर्घकालिक राजनीति समझते हैं। जो खेल है इस देश में वो ये है कि दीर्घ काल में जो ओबीसी है उसका वोट किसकी तरफ जाएगा। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को ओबीसी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, खासतौर पे ईबीसी का वोट मिला है। तो जातिवार जनगणना की बात करने से तात्कालिक अगले चुनाव में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये जो दीर्घकालिक खेल है कि कांग्रेस दोबारा से सोशल जस्टिस की पार्टी बन रही है, दोबारा से कहिए या एक मायने में कहिए तो पहली बार कांग्रेस सोशल जस्टिस की पार्टी बन रही है। बीजेपी इस खतरे को भांप रही है, बीजेपी उसको एंटिसिपेट करते हुए ब्लॉक करना चाह रही है। राजनीति का खेल यही है। और बिहार का चुनाव कोई बहुत दूर नहीं है भाई। बिहार का चुनाव, और बिहार एक प्रदेश है जहां जाति और जातिगत जनगणना जो है एक प्रश्न है, तो बिहार के चुनाव को देखते हुए भी हुआ है। मैं तो कहूंगा अगली बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसके लिए भी गोटी बैठाई जा रही है। अंततः बीजेपी दिखाना चाहती है कि उस पे जो केवल अपर कास्ट की पार्टी होने का दाग रहा है, बहुत समय से रहा है, बीजेपी उसे छोड़ के ओबीसी की पार्टी अपने आप को दिखाना चाहती है, जिसमें मतलब इसे लेजिटिमेट गेम, कोई बुरी बात नहीं, बीजेपी ऐसा दिखाना चाहती है तो करे। और उसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इस देश के ओबीसी की पॉलिटिक्स कौन ठीक से खेल सकेगा, उसका खेल है। उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण एक मूव लिया गया है। लेकिन हम केवल राजनीतिक मूव और उसके विश्लेषण तक सीमित न रखें, क्योंकि दुनिया में हर बुरी चीज राजनीति से होती है और हर अच्छी चीज भी राजनीति की वजह से होती है। मैं समझता हूं ये देश के दीर्घकालिक हित में बहुत एक बड़ा कदम हुआ है। जैसे मंडल का आना एक बहुत एक ऐतिहासिक मोड़ था, उसी तरह से हम देश में एक सामाजिक न्याय की लड़ाई में आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। नहीं तो योगेंद्र जी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको लगातार दबाव बना रखा था। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने 2 बातें और उठाई है। एक, जो 50% की सीमा है आरक्षण में, उसको तोड़ा जाना चाहिए, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो 2 मांगे हैं, अब क्योंकि ये जब बात हुई कि भाई मोदी जी ने कांग्रेस से मुद्दा छीन लिया है, जाति जनगणना की बात करती थी कांग्रेस, तो मोदी जी ने वो मांग लिया, तो अब कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ये जो 2 बातें अब राहुल गांधी ने सामने रखी है, ये जैसे आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक तो वो सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं रही, अब सोशल जस्टिस पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। तो ये जो 2 मांगे, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें कानूनी बाधाएं भी हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। राहुल गांधी ये सारी बातें काफी समय से कहते आए हैं। जो उन्होंने बात कही है, खैर उन्होंने अभी प्राइवेट सेक्टर नौकरी की बात नहीं कही है, उन्होंने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात कही है फिलहाल, जो कल उन्होंने किया है। लेकिन अंततः वो सवाल भी उठेंगे। देखिए, 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पे भविष्य में हमें निगाह रखनी चाहिए। पहला तो एकदम तात्कालिक है कि बीजेपी ने जातीय जनगणना की बात घोषणा तो कर दी है सरकार ने, लेकिन जब तक एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक मुझे क्लियर नहीं है कि क्या ये अधूरी जनगणना होगी या पूरी जनगणना होगी। अधूरी से मेरा तात्पर्य ये है कि एससी और एसटी की जातीय जनगणना तो हमेशा होती ही रही है। सरकार ये भी कह सकती है कि ठीक है, एससी एसटी के अलावा अब हम ओबीसी भी कर देंगे, यानी कि जो कि एससी एसटी ओबीसी नहीं है, जो अगड़ा समाज है, उसकी गिनती अभी भी हम नहीं करेंगे, जिसे मैं अधूरी जनगणना को कहता हूं। तो अधूरी, हालांकि जो सरकार का कल का बयान है उससे लगता है कि पूरी जनगणना करेंगे जातीय, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है मिलिंद जी कि किसी भी समाज में विषमता को, गैर बराबरी को, अन्याय और अत्याचार को समझने के लिए बेहद जरूरी होता है
कि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, और हमारे देश में वो हिंदू अपर कास्ट जिसको बोला जाता है, वो वर्ग है, उसके विशेषाधिकारों की शिनाख्त जब तक नहीं होती, उसके विशेषाधिकारों की गिनती जब तक नहीं होती, तब तक आप पिछड़े का फैसला कर ही नहीं सकते। पिछड़ा मतलब किससे पिछड़ा भाई? तो इसलिए पहला कदम है कि संपूर्ण जातीय जनगणना हो, अधूरी ना हो। दूसरा कदम है, जो राहुल गांधी ने भी इशारा किया है, कि केवल सेंसस में जाति की जनगणना करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंसस कई चीजें गिनती करता है, कुछ चीजें की गिनती नहीं करता। सेंसस शिक्षा की बिल्कुल स्पष्ट गिनती करता है, लेकिन सेंसस की गिनती से ये नहीं पता लगता कि आईआईटी में पढ़ने वाले, कि आईआईएम में पढ़ने वाले लोग कौन हैं, जो बिल्कुल एजुकेशन के टॉप पे हैं, जहां सारी नौकरियां जहां कंसंट्रेटेड हैं, वहां की प्रोफाइल पता नहीं लगती। सेंसस लैंड नहीं पूछता, जमीन किसके पास कितनी है वो नहीं पूछता, और इस देश में जमीन का सवाल तो सबसे बड़े सवालों में से एक है। सेंसस ये नहीं पूछता कि सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और सरकारी नौकरी है तो कहाँ की है, चपरासी है कि आईएएस अफसर है। सेंसस तो उसमें और चौकीदार में भी अंतर नहीं करता है। सेंसस ये नहीं पूछता कि आपके पास दुकान है, उद्योग है, फैक्ट्री है, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये सब गिनती नहीं करता। तो सेंसस की सूचना जरूरी है, लेकिन अपर्याप्त है। तो दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस देश की पूरी कास्ट प्रोफाइलिंग करने को तैयार है? केवल सेंसस की सूचना ही नहीं, सेंसस के बाहर भी जो सूचना है, जो कि इकोनॉमिक सेंसस में की जाती है, जो एग्रीकल्चर सेंसस में की जाती है, क्या उसके लिए भी तैयार है? और तीसरा सवाल जिस पे राहुल गांधी ने इशारा किया है वो यही है कि भैया सेंसस तो केवल डायग्नोस्टिक है ना, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है। एक्सरे करने से तो संतुष्टि नहीं हो जाती है। एक्सरे के बाद आप डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब प्लास्टर कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, जो करना है काम कीजिए। तो असली सवाल तो वहां है, असली बैटल तो वहां आएगा कि भाई क्या दवा देनी है। जहां आज की तारीख में 50% की सीलिंग लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है सारी रिजर्वेशन कर लो, 50% के अंदर करो, उससे बाहर मत करो। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, एक मोटी सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है। जब सेंसस हो जाता है और मान लीजिए पता लगता है, जो कि होगा ही, कि ओबीसी इस देश में 27% से फालतू, 45 और 50 के बीच में कुछ निकलेंगे। अगर ये पता लगता है और अगर ये भी साबित होता है कि ओबीसी की शैक्षणिक स्थिति और नौकरियों में उनकी स्थिति बाकी समाज से, जो अगड़े हिंदू हैं, उनसे बहुत कमजोर है, तो जाहिर है ऐसे में मांग उठेगी कि भाई फिर सिर्फ 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। जाहिर है ये मांग उठेगी कि आरक्षण और तमाम जो एफर्मेटिव एक्शन है वो केवल सरकारी नौकरियों में क्यों हो, केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्यों हो, वो प्राइवेट में क्यों ना हो, क्योंकि देश की एक नीति है